अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, जो है मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल। तो ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन मैंने जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं उनमें से जो मुझे अच्छे लगे वो मैंने यहाँ पे सारे लिखे हैं। आप उन टॉपिक्स को देख के इनमें से इनको आंसर देने की कोशिश करें। अगर कोई समझ ना आ रहा हो तो आप जो है कमेंट्स में या ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इस पे एक दफ़ा देखेंगे तो सारी आपको जो मैंने वहाँ पे डिस्कशन की है उन्हीं में से हैं, ठीक है। इसके बाद हम अपने टॉपिक्स की जाते हैं मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल कि हमारे पास अगर गैसेस मॉलिक्यूल का एक सिस्टम है जिसमें एक नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं, उनकी एक वेलोसिटी की एक रेंज है। तो जो एक्सप्रेशन हमने मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का लास्ट टाइम डिराइव किया था उसको हम एक और फार्म में, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कांस्टेंट आ रहे थे, आज हम उन कांस्टेंट को भी फाइंड करेंगे, ए बी कांस्टेंट को। और कि इसमें इसकी सिमेट्री के बेस पे कि हमारे पास एक सिमेट्रिकल सिलेंडर है, उस सिमेट्री को यूज़ करके हम सारे कांस्टेंट को फाइंड करेंगे जी। तो यहाँ पे कहते हैं कि यूजली इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन इन अदर फॉर्म सिंस वन इज़ जनरली नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग द मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल वेलोसिटी कंपोनेंट। कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल नहीं है, हमारे पास तो बहुत सारे n नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल है। तो हम क्या करते हैं, एक प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल की एक रेंज, वेलोसिटी की एक रेंज फाइंड करेंगे, पोजीशन की एक रेंज फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक पार्टिकल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल वो की तादाद फाइंड करेंगे जिनकी वेलोसिटी v से लेकर v प्लस डेल्टा म्यू होगा। तो और साथ ये भी कह रहा है कि सिंस डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ बीन अज्यूम टू बी एसोट्रोपिक, कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एसोट्रोपिक है, इन गैस मॉलिक्यूल क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वी एक्सपेक्ट वी एक्सपेक्ट दैट गैसेस मॉलिक्यूल डू नॉट शो एनी प्रेफरेंशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन की। जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो गैस के मॉलिक्यूल क्या हैं, इक्वल प्रोबेबिलिटीज होगी हर डायरेक्शन में मूव करने की। वी कैन easily calculate this number by considering a spherical shell of radius v and thickness delta mu in the velocity। क्योंकि 3 डायमेंशनल है तो 3 डायमेंशन में हमारे पास अगर एक स्फेरिकल शेल ले ले तो ये जो शेल यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जैसे उन्होंने यहाँ पे बनाया, तो इस शेल की जो थिकनेस है इसके अंदर जितने भी ये उन्होंने बनाई है, ये इसके अंदर नंबर ऑफ़ पार्टिकल हम फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि हमें इसका रेडियस भी पता है तो हम इसका एरिया को इस तरीके से यानी वॉल्यूम डेल्टा वी वॉल्यूम होगा एरिया इंटू थिकनेस। एरिया इसका क्या है, 4 पाई v² होगा, 4 पाई v², क्योंकि इसका रेडियस v यानी v है तो इसका जो एरिया होगा 4 पाई v या 4 पाई r², इस तरीके से लिखते हैं, इंटू डेल्टा v जो इसकी थिकनेस है, यानी ये इसको जो थिकनेस है। तो इस तरीके से हमें इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। लिए हम लेकिन हम क्योंकि स्फेरिकल सिमेट्री में काम कर रहे हैं तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट से आप इजीली जा सकते हैं, यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में ये डेल्टा वी एक्स, डेल्टा वी वाई, डेल्टा वी जी क्या है, v² साइन थीटा डी थीटा डी फी एंड डेल्टा वी। जिसमें स्फेरिकल अगर कोऑर्डिनेट हो तो आपके पास थीटा की लिमिट होती है 0 to पाई, फी की लिमिट 0 to 2 पाई, एंड इस तरीके से जो डेल्टा वी है वो तो 0 to v, यानी इसका जो रेडियस होगा जिसके अंदर गैसियस मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, कंटेंट है, ठीक है। एक स्फेरिकल सिलेंडर लाइक या यानी आपके पास कोई स्फेरिकल सिमेट्री का कोई क्यूबिकल बॉक्स है जिसके एक्स वाई एंड जी कोऑर्डिनेट्स। तो अब अगर मैं इसको थोड़ा बहुत आगे लेके जाऊं, लास्ट टाइम हमने ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से फाइंड किया था। इसमें था डेल्टा क्यूब n इज़ इक्वल टू एन ए क्यूब और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा v², ठीक है, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा v²। इसमें डेल्टा क्यूब n, ये क्यूब इसलिए था क्योंकि इसमें x वाले हैं, y वाले एंड z, ठीक है। और ये नो नंबर ऑफ़ पार्टिकल जिनकी वेलोसिटी v से लेकर v प्लस डेल्टा म्यू था, एंड टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल एक कांस्टेंट था, इसमें b भी कांस्टेंट था, और यहाँ पे क्या था, वॉल्यूम था डेल्टा वी एक्स, डेल्टा वी वाई, डेल्टा वी जी, जो कि वेलोसिटी स्पेस में एक वॉल्यूम था। अब वो क्या कहता है कि अब नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स
क्योंकि हमारे पास स्फेरिकल में है तो हम क्या करते हैं, इनको इंटीग्रेट करेंगे दोनों को, तो हमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल मिल जाएंगे। इंटीग्रेशन के लिए ज़ाहिर बात है, हमारी कोऑर्डिनेट्स हैं तो हम वो कोऑर्डिनेट्स की अकॉर्डिंग इसकी जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स होंगी, यानी 0 to पाई, 0 to 2 पाई, थीटा एंड फी, तो हम इनको जो हमारे पास यानी जो इनको इंटीग्रेट करेंगे 0 to पाई, और ये हमारे पास साइन थीटा एंड डी थीटा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये जाएगा माइनस कास थीटा इसका इंटेग्रल, और अपर एंड लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। और डी फी की लिमिट है 0 to 2 पाई, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसके अंदर आएगा 2 पाई। बाकी जो वी स्क्वायर है इसको अभी हम नहीं छेड़ रहे हैं, जो वी स्क्वायर वाली इंटेग्रल है, क्योंकि ये डेल्टा एन वी, क्योंकि वो नंबर ऑफ़ पार्टिकल जिनकी वेलोसिटी वी से लेकर वी प्लस डेल्टा म्यू, इसको भी हम इंटीग्रेट करते हैं। लेकिन ये जो इंटेग्रल है इसमें हम एक न्यू चीज़ यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी इंटीग्रल अगर इस तरीके से आ जाए तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गेमा फंक्शन, जो कि नेक्स्ट इसमें मैंने डिस्कस करता हूँ जी। तो अब कहते हैं द शेप ऑफ द कर्व, यहाँ पे ये जो 1.48 इक्वेशन आई है, पहले उसने इसको थोड़ा बहुत डिस्कस किया है कि डेल्टा एन जी इज़ इक्वल टू 4 पाई n a क्यूब। इसमें जो वेरिएबल टर्म है वो वी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा वी स्क्वायर है, जिसमें वी अपीयर हो, क्योंकि हमारे पास जो चेंजिंग टर्म है वो है वेलोसिटी गैसेस मॉलिक्यूल की, जैसे नंबर ऑफ़ पार्टिकल चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी, तो बाकी सारे हैं कांस्टेंट। तो ये कहते हैं कि हमारा जो फंक्शन है नंबर ऑफ़ पार्टिकल के लिए वो दो पैरामीटर पे वी स्क्वायर और एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा वी स्क्वायर जो वेरिएंग टर्म है, इन दो का कंपटीशन है। द शेप ऑफ द कर्व इज डिटर्मिन्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ इंक्रीजिंग क्वाड्रेटिक टर्म एंड डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल टर्म। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में है तो ये डिक्रीज होगा ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा इनने ग्राफ भी प्लाट किया है, इसको हम इंटर देख लेते हैं जी। ये जो कर्व है यहाँ पे ये वी स्क्वायर और एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा वी स्क्वायर का कर्व है, इसको गार्जियन भी कहते हैं। कि स्मॉलर वैल्यूज़ के लिए तो देखिए ये कर्व इंक्रीज़ हो रहा है ये 10, देखें, क्योंकि स्मॉलर वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन है भी, लेकिन हायर वैल्यूज़ पे जाके तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन डीके करने पे इसको मजबूर कर देता है। ठीक है, ये टर्म फिर डोमिनेट हो जाता है डिक्रीजिंग वाली, तो इस तरीके से ये डिक्रीज़ हो जाता है। अब इसके अंदर जो एरिया अंडर कर्व है वो हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल बताएगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ पार्टिकल जब हम डेल्टा एन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, नंबर ऑफ़ पार्टिकल जिनकी वेलोसिटी वी से लेकर वी प्लस डेल्टा म्यू होगी। यहाँ पे भी उन्होंने सारी ये पॉइंट नंबर 3 में बेसिकली उन्होंने यही चीज़ डिस्कस की है कि बियॉन्ड ए सर्टन वैल्यू एक्सपोनेंशियल टर्म क्या हो जाती है, डीके डोमिनेट कर जाती है, और इस फंक्शन को जो कर्व है हमारे पास डीके करने पे, और ये उन्होंने ये पे स्ट्रिप कंसिडर की है जिनकी थिकनेस क्या है डेल्टा वी। अगर वो कहते हैं ये हमें एक नंबर ऑफ़ पार्टिकल बताएगा, ठीक है, इसका जो एरियाज़ होगा, इसका जो स्मॉलर पोर्शन के, ये हमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल बताएगा। अगर हम पूरे पोर्शन को इंटीग्रेट करेंगे सब कर्व को तो ये हमें टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल बताएगा, और जो कि टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल हमारे पास क्या थे, ये इस पूरी जो इंटीग्रल का जो एरिया है इसको भी हम इंटीग्रेट करेंगे एट द एंड ऑफ स्लाइड। तो यहाँ पे जी डेल्टा एन वी को जब हम इंटीग्रेट करें तो हमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल मिल जाएंगे। कांस्टेंट को हमने बाहर ले लिया, और जो वेरिएंग टर्म 0 to इन्फिनिटी, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी 0 से लेकर इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इसमें क्योंकि होते तो नहीं हैं, लेकिन ये कहता है कि हम एक दो मैक्सिमम स्पीड की लिमिट के दरमियान हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, वी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा वी स्क्वायर। तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है 0 to इन्फिनिटी माइनस बीटा वी स्क्वायर इंटू वी पावर एन इज इक्वल टू दिस थिंग। इसमें एन क्या है कि जो हमारे पास पोलिनोमियल वाली टर्म है इसकी जो पावर होगी वो क्या है, एन है। जैसे यहाँ पे वी स्क्वायर है तो पावर 2, अगर वी क्यूब होता, ठीक है, तो वो एन क्या था, एन की वैल्यू 3 होती थी इस तरीके से। और बीटा जो है कांस्टेंट है, इसको भी हम डिटर्मिन करते हैं, लेकिन अभी उन्होंने यहाँ की बीटा जो है, बीटा को बीटा ही लिखा, ये कोई और कांस्टेंट भी हो सकता है जिसको हम, कोई नंबर हो सकता है, इसको हम यहाँ बी की जगह पुट करेंगे। बाकी जो एन है, एन की वैल्यूज़ यहाँ पे वेरी होगी जो इसकी पावर है। और ये यहाँ पे लिखा है एन गेमा फंक्शन ऑफ n+1/2। ये गेमा फंक्शंस यहाँ पे थोड़ी एक नई चीज़ है, इसको हम एक थोड़ी बहुत देख लेते हैं ताकि यहाँ यूज़ करने में आसानी हो।
ये क्या मतलब जी। तो गेमा फंक्शन ऑफ n प्लस 1/2, यहाँ पे अगर कोई गेमा फंक्शन ऑफ n हो, यहाँ पे जनरली नोट करें गेमा फंक्शन ऑफ n, तो ये होता है n-1 एंड गेमा फंक्शन ऑफ n-1, ठीक है। फिर इसका अगर हम गेमा फंक्शन ऑफ n-1 का देखेंगे तो ये होता है n-1 का गेमा फंक्शन इज इक्वल टू n-2 एंड गेमा फंक्शन ऑफ n-2, ठीक है। यानी एक डिके हो रहा है। गेमा फंक्शन ऑफ n क्या है, n-1, n-1 का गेमा फंक्शन क्या है n-2 एंड गेमा फंक्शन ऑफ n-2, ठीक है। और कब तक, जब तक कि हम अपनी नाउन टास्क तक ना पहुँच जाएँ, ठीक है। यानी यहाँ पे अभी मैं इसको थोड़ा बहुत मज़ीद इलाबोरेट करूँ तब आपको इसमें समझ आएगी कि इसमें जी यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। A gamma function of n is a game in table we have listed the value of few values of n for n is equal to the integral on the right expressed in term of gamma function. एक गेमा फंक्शन ऑफ n प्लस 1/2, यहाँ पे अगर वो कहते हैं n इज इक्वल टू, हम फॉर एग्जांपल 2 पुट करेंगे तो 3/2, तो इसकी वैल्यूज़ क्या आ जाती है, मैंने लिखी √π/2। तो आपको अगर ये इसमें मैं बता दूं कि ये जो चीज़ उसने लिखी है यहाँ पे, गेमा फंक्शन ऑफ n इज इक्वल टू n-1 इंटू गेमा फंक्शन ऑफ n-2। अब अगर n आपके पास क्या है 3/2 है, तो 3/2 क्या गेमा फंक्शन क्या होगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो गेमा 3/2 से आप एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 एंड आगे 1/2 का गेमा फंक्शन। 1/2 तो एक नंबर है और ये जो 1/2 है ये कांस्टेंट है जो क्या है √π/2। यहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ वैल्यूज़, अगर आपके पास गेम गेमा फंक्शन ऑफ n यानी 1/2 तो इसकी √π की इक्वल है। इस तरीके से गेमा फंक्शन ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, 1 की इक्वल है। गेमा फंक्शन ऑफ 3/2 की वैल्यू क्या है, गेमा दिस, और इसे गेमा फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यूज़ भी 1 की इक्वल है। तो ये मुख्तलिफ गेमा फंक्शंस की इसने वैल्यूज़ लिखी है। लेकिन हमारे पास जो इंटीग्रल है, अभी हम इसको स्टैंडर्ड फार्म में जो गेमा फंक्शन की डिफिनेशन है इसके में ले आते हैं, फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे जी। तो ये जो इंटीग्रल है इसको अगर हम यहाँ पे नोट कर लें, v² एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा v² 0 to, इसमें हम चेंज ऑफ वेरिएबल करते हैं। जो एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा v² है, इसको हम जब इसके वेरिएबल चेंज करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा, यहाँ से बीटा v² को हम क्या करेंगे, एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी इस इंटीग्रल में 0 to इन्फिनिटी v² एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा इंटू v² एंड डेल्टा म्यू। अब हम v से इसको x में ले जाते हैं, यानी बीटा v² की जगह पुट करेंगे x, तो ज़ाहिर बात है यही जो v है इसको भी हम x में कन्वर्ट करेंगे, ये जो डेल्टा v है इसको भी हम x में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें v इंटू डेल्टा v की वैल्यू, इसमें हमें डेल्टा v की वैल्यूज़ भी चाहिए होगी, जब जो उन्होंने यहाँ पे फाइंड किया डेल्टा v इंटू डेल्टा v की वैल्यूज़ ये फाइंड किया है, तो v² और डेल्टा v की वैल्यूज़ भी हमारे पास इन टर्म ऑफ x आ जाएगी। तो जब ये आ जाएगी तो हम इसको इस इंटीग्रल v² एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा v² एंड डेल्टा म्यू वाली में पुट करेंगे तो हमारे पास ये सारा वेरिएबल x में चला जाएगा। जब ये पुट करेंगे तो हमारे पास ये इंटीग्रल सारा जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे, जो एक्स वेरिएबल है वो बाहर आ जाएंगे, इंटीग्रल के अंदर रहेंगे जो वेरिएबल्स हैं। तो ये वेरिएबल्स को अब हम इंटीग्रेट करेंगे जी। तो इस n को अगर हम कंपेयर करें दोनों को, कि गेमा फंक्शन ऑफ n इज़ इक्वल टू e⁻x, ये देखें इन दो e⁻x, और यहाँ क्या है x, यहाँ पे डेल्टा x है, यहाँ पे x⁻1/2 और यहाँ पे क्या n-1, तो n-1 इज़ इक्वल टू 1/2, तो n की वैल्यू क्या होगी 3/2। अगर हमें n की वैल्यूज़ मिल जाए तो फिर हम गेमा फंक्शन की वैल्यूज़ ईज़िली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि गेमा फंक्शन ऑफ n इज इक्वल टू n-1 इंटू n-1 का गेमा फंक्शन। और ये जो इस यानी इसको कब तक ये डिक्रीज़ करते जाएंगे, जब तक कि हमारे पास इन टेबल में से कोई चीज़ यानी जो हमारे पास जिनकी गेमा फंक्शन ऑफ हमारे पास पता है
इन तक ना आ जाए तो हम इसको इस तरीके से रिड्यूस करते जाएंगे। ठीक है, तो आई एक्सपेक्ट कि आपको अब इस गैमा फंक्शन की समझ आई होगी। ठीक है, तो जब हम इस गैमा फंक्शन की जो हमारे पास जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल था इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये जो वी स्क्वायर वाला था, ये वाला, ये तो फिर हम क्या कर लेंगे, यानी जब हमने इसमें वेरिएबल्स सब्स्टिट्यूट किए, जो चेंज किए वेरिएबल, तो फिर हमारे पास ये इस गैमा फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इनकी पावर को हमने कंपेयर किया और फिर यहाँ से हमने एन की वैल्यूज़ फाइंड की और एन की वैल्यूज़ अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन हमने स्मॉलेस्ट नंबर में ले आए, जो कि इनमें से कॉमन नंबर थे। इस फार्मूले के गैमा फंक्शन ऑफ एन को हमने लिखा n-1 और n-1 का गैमा फंक्शन। अब अगर मैं आपको यहाँ से फिर थोड़े बहुत बता दूँ कि अगर ऐसा कोई केस हो कि सॉरी ये अगर हमारे पास हो 5/2, तो 5/2 का गेम फंक्शन क्या होगा, ये 5/2 का गेम फंक्शन हमारे पास होगा 3/2। 3/2 के बाद कम नंबर क्या है, -1, इसे करेंगे तो यह आ जाएगा 1/2 और आगे यह है 1/2 का गेम फंक्शन। अब 1/2 का गेम फंक्शन हमें पता है क्या है, √π है, ये एक नंबर है, इनको मल्टीप्लाई करें 3/4 एंड दिस। तो इस तरीके से हम इसका गेम फंक्शन भी निकाल सकते हैं। तो ये करने के बाद हम इसको पुट करेंगे अपने जो हमारे पास रिज़ल्ट है 1.50 में। तो कहते हैं द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन द गैस टेक्स ए सिंपल फार्म, तो n इज इक्वल टू 4πNA³ एंड दिस ऑन सिंप्लीफिकेशन अरेंजिंग आर टर्म इन इक्वेशन 1.50। तो अब अगर हम इसमें देख लेते हैं ये जो n की ये वाली वैल्यूज़, इसको हम पुट करते हैं 1.50 में, तो हमारे पास इसकी वैल्यूज़ यानी 1.5 ये जो वैल्यूज़ है इसमें पुट करेंगे n की जगह, तो ये टर्म हमारे पास सिंप्लीफाई होके इस तरीके से मॉडिफाइड हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें कुछ कैंसिलेशन हो जाएगी, तो हम a/b/π। ठीक है, अब जो है b की वैल्यूज़ कहाँ से आएगी, तो इसको भी हम एक मैथमेटिकल ऑपरेशन से फाइंड कर सकते हैं जी। कहते हैं वी कैन डिटर्मिन बी आइदर बाई कैलकुलेटिंग द एवरेज स्पीड और द मीन स्क्वायर स्पीड वी स्क्वायर ऑफ मॉलिक्यूल बाई रिलेटिंग बी टू मोमेंटम ऑफ और द एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। हेयर वी विल टेक, अगर हमें किसी फंक्शन का एवरेज लेना है तो कैसे फाइंड करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 टू लिमिट्स एफ ऑफ एक्स और आ जाएगा डी ऑफ एक्स एंड 0 टू लिमिट एंड डी ऑफ एक्स। अब हम क्योंकि वी स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है, तो वी स्क्वायर आगे वो फंक्शन यहाँ पे वी स्क्वायर, जैसे उन्होंने वी स्क्वायर लिखा है, कौन सा वेरिएबल है हमारा डेल्टा एन और टोटल ओवर दैट वेरिएबल, तो 0 टू इन्फिनिटी इंटू डेल्टा एन। ठीक है, तो अब ये हम इस तरीके से हम वी स्क्वायर की एवरेज वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। तो ये वी स्क्वायर की एवरेज वैल्यूज़ अगर हम निकाल लेंगे तो हम इससे बी की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। बी की वैल्यूज़ कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि 1/2 एम वी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3/2 KB इंटू टी। ठीक है, फिर हम उस रिलेशन से उसको कंपेयर कर लेंगे, जो कि आप इस बाद में देखते हैं। तो जब वी स्क्वायर की जगह वी और जो डेल्टा एन है, इसमें जो डेल्टा एन की वैल्यूज़ हमने ऊपर फाइंड की है, वो वाली वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे। डेल्टा एन की हम कौन सी वैल्यूज़, यानी अगर मैं यहाँ पे दोबारा आपको ये वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे इसके अंदर, तो 1.49 वाली, तो इसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा वी स्क्वायर डेल्टा एन की वैल्यू NA³ एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा वी स्क्वायर एंड वी, और नीचे डेल्टा एन की जगह वो वैल्यू सॉलिडली इस तरीके से पुट करेंगे। ठीक है, यानी NA³ वी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा वी स्क्वायर, ये डेल्टा एन की वैल्यूज़ है। ठीक है, तो ये जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये मॉडिफाइड हो जाएगा, जो कांस्टेंट है वो बाहर कुछ कैंसिल हो जाएंगे 4π, और जो जितने भी कांस्टेंट है वो हमारे पास सिंप्लीफाई जाएंगे। जो वेरिएबल है यानी डेल्टा वी वाली टर्म, वो इंटीग्रल से हम बाहर नहीं लिख सकते, उसको हम लिखेंगे और उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। जैसे वी स्क्वायर और वी/4 और आगे डेल्टा वी था, इसको भी हम बाहर नहीं, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा वी स्क्वायर, ये भी हम बाहर नहीं लिख सकते थे, तो उसको हम इंटीग्रेट करेंगे।
तो अब हम यहाँ पे जो गैमा फंक्शन है उसकी पावर के साथ क्या कर लेंगे, कंपेयर करेंगे। देखिए यहाँ पे पावर क्या है, 4 है, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या है, v² है। अब अगर मैं इसको प्रीवियस जो इंटीग्रल है उससे कंपेयर करवा दूँ तो फिर आपको इसकी यहाँ पे हमारे पास जो v है, v की पावर यानी जो लीनियर टर्म है इसकी पावर क्या है, बल्कि v⁴ यानी x की उसके साथ कंपेयर कर दें तो इसमें ये जो दो टर्म है हमारे पास, यानी यहाँ पे देखें इस टर्म को और फिर इसमें देखें एक्सपोनेंशियल को, एक्सपोनेंशियल एक्स की क्या है यहाँ पावर n-1 है, यहाँ पे 4 है, तो n-1 इज इक्वल टू 4, तो n इज इक्वल टू 5, ठीक है। और यहाँ पे आप इन दोनों को यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, 5/2। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे तो हमारे पास कुछ रिज़ल्ट इस तरीके से मॉडिफाइड हो जाता है, यानी अब हमें n की वैल्यूज़ मिल गई तो हम n की वैल्यूज़ उस गैमा फंक्शन ऑफ n इज इक्वल टू n-1 और आगे इसको रिड्यूस करते जाएंगे जब तक हम नॉन वैल्यूज़ तक ना चले जाएं, ठीक है। तो ये और ये तो इसमें कुछ अगर हम देखें ना, पहले हम इसको रिड्यूस करेंगे तो v² में चला जाएगा, v² और v² इसमें कुछ कैंसिल हो जाएंगी तो ऊपर वाली टर्म हमारे पास रह जाएगी। यहाँ पे उन्होंने इसको ऐसे गैमा फंक्शन ऑफ 5/2, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो 5/2 का गैमा फंक्शन हमारे पास होगा 3/2, 3/2 का ये 1/2 और 1/2 का गैमा फंक्शन, ठीक है। तो ये 3/4 हो जाएगा और आगे ये तो हमें पता होता है, ये तो फिक्स कांस्टेंट है जो कि टेबल के अंदर गिवन है। इस तरीके से अगर हमें इसको एवेल्यूएट करना पड़े तो 3/2 का गेमा फंक्शन होगा 1/2 और ना कि 1/2 का गेमा फंक्शन। 1/2 का गेमा फंक्शन हमारे पास टेबल में गिवन है और 1/2 एक नंबर है जो कि ऊपर सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम दोनों को एवरेज ऊपर और नीचे वाली टर्म का अलग-अलग इंटीग्रल लेके हमें v² की वैल्यू मिल जाएगी। तो v² इज इक्वल टू इन टर्म ऑफ कांस्टेंट ये हमारे पास 3/2 बीटा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि जो हमने इस इंटीग्रल को एवेल्यूएट किया है वहाँ, यानी इस v⁴ वाली को, इसको मैंने कंपेयर किया है अपनी जो इक्वेशन है इस वाली को, यानी e⁻⁻x और x⁻1/2 वाली टर्म के साथ, ठीक है। एक्सपोनेंशियल को मैंने एक्सपोनेंशियल के साथ कंपेयर किया है और 4 को हमने किया है 1/, टर्म के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा, यानी ये बल्कि हाँ इस टर्म के साथ n-1 और यहाँ पे x⁻n-1 है और यहाँ पे क्या है 1/2 है, यहाँ पे 1/2 की जगह क्या है इसमें 4 है। तो पहले हम इसमें क्या करेंगे कि ये जो v है एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा v², पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे x में, ठीक है। फिर हम इन दोनों की पावर को कंपेयर करेंगे, यानी आप बीटा v² को पहले लेके चले जाएंगे किस में, बीटा v² को हम लेंगे x में और फिर इसका इंटीग्रल आप जो इंटीग्रेशन है वो वेरिएबल चेंज करेंगे, फिर ये x में चले जाएगा, फिर आप इस इंटीग्रल से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर हमारे पास ये इंटीग्रल सिंप्लीफाई हो जाएगा, यानी इसकी जो n की जो वैल्यूज़ है वो आपके पास आके आप इसको एवेल्यूएट कर सकते हैं जी। तो फिर हमें यहाँ से 1.53 में क्या मिल जाएगा v², तो v² इक्वल टू 3/2p, तो 1/2 mv² इक्वल टू 3/2 kb। यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं, v² की ये वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये बन जाएगा बीटा इज इक्वल टू m/2 kbt 1.54। अब देखिए इसमें m मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल है, kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और t क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है। अब वो कहता है कि अब अगर हम ए की वैल्यूज़ फाइंड करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, कहते हैं वेरीफाई इक्वेशन 1.54 बाई स्टार्टिंग विद द डिफिनेशन ऑफ द एवरेज स्पीड। कि अगर हम एवरेज स्पीड v की, पहले हमने v² फाइंड की, अब हम क्या करेंगे v ये एवरेज फाइंड करेंगे। तो हमारे पास एवरेज का फार्मूला है f(x) d(x) 0 to some limits and 0 to limits
जो हमारे पास इंटीग्रेंड डी एफ एक्स। अब हम किस चीज़ का एवरेज ले रहे हैं, एफ एफ एक्स का यानी वेलोसिटी का, तो एफ एफ एक्स की जगह वी आ जाएगा। कौन से इंटीग्रेंड है हमारा, वी एन वी है, और यहाँ पे वी एन वी आ जाएगा, और 0 टू इन्फिनिट जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और डेल्टा एन वी की वैल्यू हमारे पास, डेल्टा एन वी की वैल्यूज़ हमारे पास ऊपर मौजूद है। और कौन सी वैल्यूज़ है, डेल्टा एन वी की हमारे पास ये वैल्यूज़ होगी, इसमें ये वाली 1.49 वाली वैल्यूज़ होगी। तो ये जब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो फिर हम इंटीग्रल को सॉल्व करके इस तरीके से तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू जाएगी m/2 पाई के बी टी 1.55। ये बिल्कुल इस तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, यहाँ पे 1.52 इक्वेशन को, यहाँ पे वी स्क्वायर था और इस इक्वेशन में हमारे पास वी है। तो और डेल्टा एन वी की जगह क्या से पुट करेंगे, डेल्टा एन वी की जगह भी जैसे यहाँ पे हमने पुट किया है ये वाली, तो इस तरीके से ये जो नीचे वाला इंटीग्रल है इसमें भी हम डेल्टा एन वी की ये वो वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ऊपर और नीचे कांस्टेंट कैंसिल हो जाएंगी और बाकी जो है जो इंटीग्रल हमारे पास वी में उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे एक्स में, जैसे हमने यहाँ पे ऊपर इंटीग्रल में किया है। अगर मैं दोबारा इसमें बता दूँ, यानी यहाँ पे ये बीटा वी स्क्वायर इसको हम एक्स में ले जाएंगे और इसके इंटीग्रल चेंज करके हम इसको स्टैंडर्ड इंटीग्रल के साथ कंपेयर करेंगे और एन की पावर फाइंड करेंगे। जब एन की पावर हमें मिल जाती है तो इस तरीके से हम उस इंटीग्रल को गेमा फंक्शन में लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो फिर हमें ए की वैल्यूज़ मिल गई। जब ये ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यूज़ मिल गई, तो हम ऊपर लेके जाके उसको कहते हैं कि वी नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1.48 वी कैन एक्सप्रेस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन मैक्सवेलियन गैस स्पीड इन द रेंज वी टू वी प्लस डेल्टा म्यू एज दिस। ये 1.56 इसमें हमें ए की भी मिली है और बी भी मिल गई है। अब जो है हम इनको डिस्कस कर सकते हैं कि अगर हम इनका ये जो डेल्टा एन और डेल्टा वी जो स्लोप है इसको इक्वल टू 0 कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटीज मिल जाएगी। इससे हम मज़ीद मैनिपुलेशन हम 1 बाई 1 इस फंक्शन को नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये हमें क्या बताता है, डेल्टा एन वी और डेल्टा वी जो मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आया है। ठीक है, इतनी कम्प्लेक्स जो डेरिवेशन हमने की है, हम ऐसे बहुत फ्रूटफुल रिज़ल्ट फाइंड करेंगे और अपनी जो मॉडल है इक्वेशन है हम इस पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ का जो लेक्चर है यहाँ तक काफ़ी है। मज़ीद जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।